वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो असेंबलियों से इस्तीफ़े और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से अपोजिशन जमातों के अंदर सोच विचार हो रहा है। अब तक कोई वाज़े मौक़िफ़ या फ़ैसला सामने तो नहीं आया, मगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो इस वक्त उसका इजलास जारी है और वो इस पे बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमें वाज़े पता है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक जो जलसा हुआ उसके अंदर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने वैसे ही जिस तरह का तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को हटाना है तो अपोजिशन जमातों को अपना तरीक़ा कार बदलना होगा, और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वो मशवरा करने को तैयार हैं। मगर लग ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट इंतखाबात के अंदर हुकूमत के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। इसी तनाजुर के अंदर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी एक अहम इजलास जो है वो जारी है। उसके अंदर भी असम्बलियों से जो इस्तीफ़े हैं उनके ऑप्शन को सेनेट इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेना है का न लेना, इन दोनों चीज़ों के ऊपर गौर हो रहा है। अभी तक जो इतलात सामने आई हैं वो यही है कि जो भी डिस्कशन होगी, ऑप्शन सामने आएंगे, वो सब नवाज़ शरीफ साहब के सामने रख दिए जाएंगे और हतमी फ़ैसला वही करेंगे। साथ में जो एक और अहम ख़बर अपोजिशन के हवाले से आई है तो वो ये है कि JUIF जो है उसके अंदर एक इख्तलाफी ग्रुप सामने आ गया है। चंद रोज़ कबल जो कुछ सीनियर अरकान थे पार्टी के उनको निकाला गया था, उनमें से मौलाना शिरानी साहब की क़यादत के अंदर आज एक इजलास हुआ और उसके बाद उनकी तरफ से ये फ़ैसला या ऐलान सामने आया है कि वो JUI पाकिस्तान बनाएंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुजाहिद बरेलवी साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। वेलकम टू द शो सर। बरेलवी साहब, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ JUI के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, पर सर जो अभी तक इतलात आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास के हवाले से और सोर्सेज के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, सर कैन वी से कि उनको सुन के आपको किसी किस्म की भी कोई सरप्राइज महसूस हुआ या आपको लगा कि ऐसी ये बहुत कोई नई डेवलपमेंट है या सडन डेवलपमेंट है? देखिए आरफा, ये जो JUI की को मैं इसलिए ज्यादा अहमियत नहीं देता कि जो मौलाना शियानी हुए या हाफिज हुसैन हुए या मौलाना शुजा हुए या नसीब हुए, ये कभी भी उसमें कोई बहुत पावरफुल इनका किरदार नहीं रहा। और अमूमी तौर पर वो तो इस्लामी काउंसिल में रहे। और मौलाना फजल रहमान की जो फॉलोइंग है और जिस तरह की और पार्टियों में आपको इल्म है कि PTI का मतलब है इमरान खान, नून लीग का मतलब है शरीफ खानदान, पीपल्स पार्टी का मतलब है जरदारी खानदान। तो अगर आप JUI को कहेंगे तो वो एक वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट पावरफुल पर्सनैलिटी है। और इससे पहले भी कई लोग उनसे अलहदा हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई शिरानी साहब कोई बड़ा नुकसान JUI को पहुंचाएंगे। जैसे पीर पार्टी का ताल्लुक है आरिफा, तो अभी तक जो वैसे तो बाज़ाब्ता शायद अभी कुछ देर बाद मैंने अभी कांटेक्ट किया था, राब्ता किया था, उनकी ब्रीफिंग भी आ जाएगी। लेकिन आपको इल्म है कि आजकल तो SMS के जरिए जो हमारे बाखबर रिपोर्टर्स हैं उनको हमारे कुछ पार्टी में जो लोग होते हैं वो SMS करते रहते हैं, और उसमें जो बहुत बहुत बड़ी अगर से आप खबर कह दें, और वो ये कि उन्होंने यानी मशरूत किया है इस्तीफे को मरियम नवाज शरीफ साहब की वापसी से। यानी अगर सिर्फ पीपल्स पार्टी ये कहती कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, जैसा कि हमें इल्म था कि ये तो नहीं हो सकता था कि वो सिंध कौमी असम्बली से तो रिजाइन दे दें और अब सिंध हुकूमत में वो अपने अरकान से कहें कि सिंध में कहें कि अपने अरकान बैठे रहें और हुकूमत कहते रहें। तो ये तो पहले ही वादे था कि वो सेनेट के इलेक्शन से पहले नहीं, सेनेट के इलेक्शन के बाद भी रिजाइन नहीं देंगे। लेकिन ये जो मशरूत कर देना कि मियाँ साहब वापस आए, इससे एक लगता ही है, बल्कि अगर आप याद दें तो मैं आमतौर पर ये टर्म इस्तेमाल करने से शायद गुरेज कर रहा था कि इधर जो हम हालिया जलसों में, नशिस्तों में, मीटिंगों में, जाती उमरा में या बिलावल हाउस में मरियम बीबी और बिलावल के दरमियान पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में जो हनीमून देख रहे थे, मुझे लगता है कि वो, और खास तौर पर जो आपने देखा होगा कि जलसे में इतवार के किस तरह बिलावल उनको लेके आए, फिर वो घड़ी खुदा बख्श में गई, तो वो जो केमिस्ट्री मिल रही थी और एक ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मिलकर एक बहुत पावरफुल मज़ाहिमत थी, लीडरशिप की ऐसे से उभर रहे हैं। तो लगता यह है कि जरदारी साहब
जो अमूमन, और आपको इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आपको याद होगा बलूचिस्तान की हुकूमत को कैसे अक़लियत में किया गया, जहरी की जगह कुदूस बजंजो लाए गए, फिर संजरानी साहब को किस तरह बरकरार रखा गया, और फिर इसमें हाल में जरदारी साहब इस मीटिंग में खुद भी मौजूद थे, वो कि उनके बारे में था कि बीमार होंगे, और उन्होंने ये फैसला जो किया है ये बिलावल भुट्टो जरदारी का नहीं है। बिल्कुल लगता यह है कि जरदारी साहब का, वो कि मैं आमतौर पर ये हमेशा ही कहता हूँ कि ये ना समझा जाए कि शहबाज शरीफ अलग हैं और नवाज शरीफ अलग हैं, बिलावल अलग हैं, जरदारी अलग हैं। नून लीग में भी जो फैसले हैं वो शरीफ, बड़े शरीफ ही करते हैं, पीपल्स पार्टी में भी फैसले अभी तक बड़े जरदारी साहब ही करते हैं, और ये फैसला तो उनका वाज़ेह तौर पर है जिसमें ये लफ्ज है तो उन्होंने मशरूत कर दिया है, और ये झटका पहुंचेगा नून लीग की क़यादत को, जो ये समझ रहे थे कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को अपने साथ फोर फ्रंट पे खड़ा कर दिया है। बट सर ये थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक पैगाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कि ये मत समझिएगा कि आप बाहर बैठे रहेंगे और हम यहाँ, मतलब कि ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़ी सैक्रिफाइस होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ना ले या इस्तीफे दे दे, तो देव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, देव कॉल्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इज ब्लफ, या नवाज शरीफ साहब्स ब्लफ, इफ वन कैन बी सो इम्पोलाइट। बिल्कुल आपने आरफा इसलिए सही कहा कि जब जब ऐसे मौके आए कि अब मुझे तो याद दिलाना अच्छा नहीं लगता जब ये खुद तारीख भूल गए हैं, लेकिन आपको तो याद होगा कि जो पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट इतनी बड़ी कुर्बानियों के बावजूद, कोड़ों के बाद, जेलों के बाद, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दिसंबर 1988 में आई, तो अभी उन्हें कोई शायद साल भी नहीं हुआ था, तो नवंबर 89 में उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, और खाली अगर वो तहरीक अदम एतमाद खुद की अपनी होती, उसके लिए बीबी ने खुद अपनी किताब डॉक्टर ऑफ पीस में लिखा है कि उसामा बिन लादेन से बाकायदा 50 करोड़ लिया गया है, और उसमें आर्मी चीफ और एएसआई भी मौजूद थे। तो जरदारी साहब तो शायद ये बातें नहीं भूले होंगे, हो सकता है बिलावल साहब भूल गए हों। तो ये पूरी हिस्ट्री है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने इक़्तिदार के लिए किस किस तरीके से पीपल्स पार्टी को डिच किया या पीपल्स पार्टी के को नीचा दिखाया, और उनको, और अब जब वो इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके हैं और खुद मुल्क से बाहर हो गए हैं, तो वो चाह रहे थे कि उनके कार्ड पर पीपल्स पार्टी खेले। तो जरदारी साहब तो वाकई पुराने खिलाड़ी हैं, और सर एक और यहाँ बड़ी अहम बात है, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट अब जो अगर मतलब कि ये जो जराए से ऑब्वियसली सारी इतलात सामने आ रही हैं, अगर ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दी, तो फिर ये सवाल भी उठेगा, इस कंस्पिरेसी थियोरी पे भी बहुत ज़्यादा बात होगी कि गालिबन फिर जरदारी साहब की कोई गुफ्तगू चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जैसे जब पिछले साल हम कह सकते हैं जब धरना हुआ था मौलाना फजलुर रहमान साहब का, तो तब भी ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दूसरी तरफ, उन्होंने नेगोशिएट करके उस धरने की बलबूते पे कंसेशंस ले ली। अब अगर इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पब्लिकली सामने आ गया, तो क्या इस तरह की गुफ्तगू फिर से शुरू हो जाएगी? ठीक है आरफा, एक तो ये कि मैं तो खैर जब तक ये जो आपने कहा कि हम एक थीसिस और थ्योरी बनाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की एक अलग भी शनाख्त है, और वो है उसका इंटरनेशनल रोल। अगर आपको इल्म है कि जो एनआरओ उस वक्त जो मुशर्रफ साहब को मजबूर किया गया कि बीबी को लाया जाए, तो उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान में जो वेस्ट ये समझता था और अमेरिकन ये समझते थे कि यहाँ जो मजहबी इंतहा पसंदी है और तालिबान है, उसके लिए जब तक पीपल्स पार्टी जैसी प्रोग्रेसिव सेकुलर पार्टी उनके साथ नहीं आएगी तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। फिर सिंध हुकूमत जो है वो कोई बलूचिस्तान या केपी, बात तक मैं पंजाब में कहूँ, बड़ी अहमियत है। सिंध जो है कोई पोर्ट सूबा है, कराची एक पोर्ट सिटी है, तमाम स्टेट यहाँ है, सिफारत खाने यहाँ है, तो सिंध हुकूमत की बड़ी अहमियत है। सिर्फ आप उसको पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, बल्कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो हिकमत अमली बनाते हैं, तो पीपल्स पार्टी की यानी के पास सिंध हुकूमत का होना एक बहुत ही उनके पास पावरफुल कार्ड है, जिसे इस्टेब्लिशमेंट भी नजरअंदाज नहीं कर सकती वो कितना अहम है, क्योंकि यहाँ एमकेएम भी रह चुकी है, यहाँ जमात इस्लामी भी रह चुकी है। तो और जरदारी साहब को इस बात का एहसास है कि उन इस्टेब्लिशमेंट को उनकी जरूरत है, उन्हें कम जरूरत है इस्टेब्लिशमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा जरूरत है। और आप ये देखते हैं कि जब जब वो कोई स्टेप लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जब उन्हें वो प्रोग्राम बना रहे थे
कि जब वो ये तय कर चुके थे कि हमें शरीफ को साहब मियां साहब को बाहर करना है, और उसके लिए पहला उसका आगाज हुआ था बलूचिस्तान से, जहां पर जहरी साहब की 42 की अक्सरियत थी वोटों की, उन्हें अकलियत में लाया गया, उन्हें वहां बाहर किया गया और फिर स्टेप बाई स्टेप मियां साहब को बाहर खड़ा कर दिया गया। तो आज पंजाब जो उनका गढ़ था, वही नहीं बल्कि चारों सूबों से इस वक्त नवाज शरीफ साहब बाहर हैं और खुद भी मुल्क से बाहर हैं। ये दुरुस्त है कि हालिया महीनों में मरियम नवाज ने एक यंग डायनेमिक खातून की हैसियत से एक अपना मकाम बनाया है। मैंने गढ़ी खुदाबख्श में भी देखा, उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ जलसों में। अब वो एक लिहाज से जिसे कहते हैं क्राउड है, पुलर हैं, लेकिन बहरहाल सियासत खाली जलसों जुलूसों क्राउड पुलर से नहीं होती। पाकिस्तानी सियासत में वो जो मोहरे आगे पीछे करना पड़ते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ गिमिक की जाती है, ये भी बड़ी काउंट करती है। आरफा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, और वहाँ जो हालिया सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके अंदर लग रहा है कि थोड़ी सी कुछ परेशान कुन जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना बनने के जो वाक़यात बलूचिस्तान से सामने आ रहे हैं। 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई के अंदर एफसी चेक पोस्ट को दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग का निशाना बनाया गया। इसके नतीजे में 7 सिपाहियों की शहादत हुई। उसके बाद इलाके के अंदर सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन शुरू किया गया। ये जो वाक़या था बलूचिस्तान के ज़िला आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्दों को कत्ल करने के 10 रोज़ के बाद पेश आया है। इससे कबल 14 अक्टूबर को गवादर के अंदर कोस्टल हाईवे के ऊपर 7 एफसी एहलकारों को दहशतगर्दों की तरफ से निशाना बनाया गया। वाक़यात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं बलूचिस्तान में। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब। ये एक सीनियर तज्जियाकार है एंड ऑब्वियसली इनका एक्सपीरियंस सिक्योरिटी इशूज़ में भी है। वेलकम टू द शो सर। शहजाद साहब, वाक़यात बलूचिस्तान में वक्तन फ़वक्तन ऑब्वियसली होते रहते हैं, बट अगर 1-2 ज़रा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हो तो तशवीश होती है। डू यू थिंक कि इस दफ़े भी कोई ऐसी फ़िक्र की बात है, या ये सिर्फ बैकलैश है क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली ऑपरेशंस जारी हैं सिक्योरिटी के हवाले से? मैडम, 2 चीज़ें हमें गौर करना पड़ेगा। एक तो ये कि तवातर के साथ हर दूसरे दिन, अगर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन इस तरह का कोई वाक़या हो रहा है, तो ये एक ऐसी कैंपेन की इंडिकेशन करता है जो कि भले इस वक्त दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हो, लेकिन एक ऐसा ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स का इज्तिमा जो कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयाँ किए जा रहा है और एक के बाद दूसरा कर रहा है। तो दूसरा हिस्सा जिसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए वो ये है कि जो हमले हैं वो बलूचिस्तान के डेप्थ में हो रहे हैं। ये सरहदी इलाके नहीं हैं, हरनाई सरहदी इलाका नहीं है, ये मशरक़ में है या नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोयटा है। दूसरा उसके बाद उर्मारा सरहदी इलाका नहीं है, फेयरली इन डेप्थ है। अवरान के जहाँ के ग्रुप्स हमें पता है कौन है, डॉक्टर साहब वहाँ पर इस किस्म की एक चीज़ को लीड कर रहे हैं, डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच, तो उनका ग्रुप बहुत मुतहर्रिक है इन चीज़ों के अंदर। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जिस किस्म का जो रवैया बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से कुछ कैंप्स फैले हुए हैं और उनमें रिफ्यूजी कैंप्स हैं, लेकिन साथ ही साथ एक आमदोरफ्त जारी है अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के अंदर भी कुछ कैंप्स की इत्तलाआत हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बदकिस्मती से इस तवातर के साथ एक कैंपेन बन जाती हैं। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर से अब बढ़ के इसको ज़्यादा तशवीश की निगाह से देखना है। मैं इसको लॉ एंड ऑर्डर अब नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ये किसी बड़े प्लान का, बड़ी किसी कैंपेन का, बड़े किसी मकसद का हिस्सा है। वरना इस तरह की जो दहशतगर्दों की जो ग्रुप्स का जो था, जो बलोच नाराज़ ग्रुप जिन्हें कहते हैं, वो तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान उनके साथ एक डील कर रहा है। लेकिन इस तरीके से जो मामलात हैं, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा हाथ किसी मकसद के साथ और किसी तवातर के साथ नजर आता है कि देयर इज अ बिगर पर्पस बिहाइंड दिस। सर, ये अब आपको ज़रा डील से हमें समझाएं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि जो नाराज़ बलोच ग्रुप हैं वो भी काफ़ी अरसे से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर जो एक आप जिक्र किया आपने, हमारी एक इलाकाई रीजनल सिचुएशन भी है, उसकी वजह से भी
एक दिहाई से ज़्यादा हो गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये बात होती है कि बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है दुनिया के पावर्स की बलूचिस्तान के अंदर। तो सर ये सिचुएशन तो पहले भी थी, बट इस दफ़े अब अगर हमें ज़्यादा तशवीश की ज़रूरत है तो सर एक्सप्लेन करें कि इसकी क्या वजूहात हैं, जो शायद इवन दो ये सारे फैक्टर्स 10 साल पहले भी मौजूद थे, अब सूरत हाल ज़्यादा संजीदा है। रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक डॉसियर तैयार किया और वो डॉसियर कुलभूषण यादव की सारी जो उसकी हेयरिंग्स थी या जो उसने कन्फेशंस थी उसकी बुनियाद पे ऐसा डॉसियर तैयार नहीं हुआ था। ये डॉसियर उन चीज़ों पे तैयार हुआ जो कि कुलभूषण यादव के बाद के जो मामलात हैं, जहाँ पर सबूत पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों में आए, जहाँ पर उनको नामों का पता चला, वाक़यात का पता चला, तारीखों का पता चला, जगहों का पता चला, लेन देन के जो नंबर्स थे उनका पता चला, और हमें उसके साथ मिलाने का मौका मिल गया कि कुलभूषण यादव की जो कहानी और फिर उसके बाद उज़ैर बलोच का जिस किस्म का एक ईरान के साथ ताल्लुक था, ये कराची तक का मामला फैला हुआ है, ये जो आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं, तो ये सारे नेक्सस जो था उसकी आपको समझ आना शुरू हुई। उसके फौरन बाद EU डिसइंफो लैब किसी और ज़िमन में किसी और तरीके से भारत का एक और चेहरा आपके सामने अयां करती है, जहां पर यह बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी लागू किए हुए है एज अ पार्ट, एज अ प्लैंक ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जाए, और उसका मकसद CPEC को स्लो करना, CPEC को बंद करना, और पाकिस्तान और चीन के रवाबित जिस तरीके से आपस में करीबी हो रहे हैं शायद इनमें रुकावट डालना है। तो ये जो चीज़ें जब आपके सामने आती हैं कि बड़े मकसद भी हैं और उसके बाद वो अनकहे और कहे मकसद भी हैं, जो कि बलूचिस्तान में अजीत डोवल जैसे लोग अब से कोई कितने साल पहले अपनी तकरीरों में जिसका इजहार कर चुके, वहाँ पर जहाँ पर बैठ के आज भी लोग, उनके BJP के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अंदर हमें उसी तरीके से तकलीफ देनी है जिस तरीके से कश्मीर उनके लिए मुश्किल बना हुआ है, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ ऑल दिस एड्स अप, ये वो पीसेस ऑफ पजल हैं जो इकट्ठे होके अब बनते जा रहे हैं और तस्वीरें यहाँ होती जा रही है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इसके बाद क्या आने वाला है, LOC पे जो है वो तो है, लेकिन क्या हमारा ध्यान इस तरफ बटा के कोई एक और बड़ी खेल भी खेली जाएगी जल्दी फौरन ही इसके बाद, या इसके साथ मिला के? ये वो परेशानी है जो पाकिस्तान को होनी चाहिए, और ये इसलिए इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। हमारी हिकमत अमली है उसको किस तरह शेप करना चाहिए कि क्या वो एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पैराडाइम या मिलिट्री ऑपरेशंस जो हो रहे हैं बलूचिस्तान में, क्या उन पे ही तवज्जो रहनी पड़ेगी, या क्योंकि आपने जिक्र भी किया EU डिसइंफो रिपोर्ट का और इस तरह के, कि अब हमें इसको एक और जाविये से भी देखना पड़ेगा और उस पर भी काम करना पड़ेगा? देखिए वो जाविया तो बड़े अरसे से काम हो रहा है, यानी आज तक बलूचिस्तान में कभी किसी नॉन बलोच ने हुकूमत नहीं की जाके वहाँ पे। बलूचिस्तान में बलोच ही हुकूमत करते हैं, उनके आज के चीफ मिनिस्टर और हमेशा की तरह उनके अपने लोग ही हुकूमतें हैं, वज़रा भी उनके हैं, सब कुछ उनका अपना है वहाँ पर। इसके बावजूद बदकिस्मती से हम बलोचों को वो कुछ नहीं दे पाए जो कि हमें देना चाहिए था, और इसके ऊपर एक बहुत गहरी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है हमारे यहाँ कि क्यों हमने फेल किया बलूचिस्तान को। अगर हमने फेल किया, 400 अरब अगर सालाना वहाँ पे पैसा जा रहा है तो 400 अरब खर्च कहाँ हो रहा है? उसके बाद CPEC का जितना पैसा गवादर में लग रहा है, उसके बाद वहाँ पे जिस तरीके से कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत कुछ सोचने और पूछने को है। लेकिन इस वक्त जो शोरिश बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहले तो उसका कला कमा करना ज़रूरी है। उन तमाम ऐसे लोगों को जिनके नाम हमें मालूम है, जिनके कैंप्स का हमें पता है, 66 कैंप्स हैं अफगानिस्तान और ईरान के अंदर, मेजॉरिटी इन अफगानिस्तान, जहां पर के वहां लोग बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ये दहशतगर्दी की जंग कर रहे हैं। तो अगर अफगानिस्तान उसको काबू में नहीं कर पाता, हमें चाहिए उनसे बात करें, हमें US फोर्सेस से चाहिए कि हम उनको कहें कि वो इन लोगों को कंट्रोल करें, और नहीं कर पाते तो फिर पाकिस्तान के पास ऐसे वसाइल हैं कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। आपको डिफेंसिव सोच से निकलना पड़ेगा और आपको कुछ ना कुछ ऑफेंसिव अपना एक्शन वहां पे सोर्स पे, अगर ये बाज नहीं आते तो वहां पे जाइए, इंटेलिजेंस अपने अंदर पहले कीजिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और पैरेलल गो एंड हिट देम वेयर दे एग्जिस्ट, ताकि उनकी जड़ से ये निकाली जाए, उनके अंदर से जो गंद है। उसके बाद यस देयर इज अ लॉट मोर टू डू पॉलिटिकली, और हमारी हुकूमतों को मिलके, और खासतौर पे सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट्स को चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए वो सब कुछ करें जो कि बाकी पाकिस्तान में
हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उनके यहाँ जरूर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, टेक्निकल आपने एंड हमसे स्ट्रेटेजिक। बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस तो हम बात करेंगे सेनेट की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर तैनातियों के हवाले से सेनेट कमेटी ने जो एक नया बिल मंजूर किया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून ने एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी मेंबरान हैं इनको तैनात करने का इख्तियार स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को दिया जाएगा अगर जो वज़ीर आज़म हैं और अपोजिशन लीडर हैं उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय ना हो सके। बिल के तहत आइन के आर्टिकल 213 और 215 में तरामीम तजवीज़ की गई हैं। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान अगर इस इशू के ऊपर इत्तफ़ाक़ ना हो तो कोई भी अल्टरनेटिव या आइनी मुतबादिल तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, और इसी वजह से मसाइल भी उठते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता बरस चीफ इलेक्शन कमीशन और जो दीगर मेंबरान थे इनके रिटायर होने के बाद देखा गया कि इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ और काफ़ी अरसा पोस्ट खाली रही। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। ये इस बिल के मूवर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, कुछ हमें इस बिल के बारे में बताएं कि ये क्यों आपको लगा कि इस तरह का बिल एक आपने तजवीज़ दिया, ख़ास तौर पे जिसके अंदर ये कहा गया कि ये पावर अगर इत्तफ़ाक़ राय ना हो तो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के पास आ जाना चाहिए। या देखें, बुनियादी तौर पे हमारे नाजरीन के समझने की बात यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो सेटअप है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और राउंड द ईयर ये सिर्फ इनकी ड्यूटी इलेक्शन में ही नहीं होती, बल्कि इन्होंने आपको इलेक्टोरल रोल कांस्टेंट प्रोसेस है कि आप उनको अपडेट करते रहें। फिर जितने बाई इलेक्शंस होते हैं, फिर आप ये देखें कि अगर उसके दरमियान ये जो वैसे मेन इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह अलग हैं, तो इस सारे काम के लिए आप अपने ऑफिस को बंद नहीं कर सकते। हमने ये देखा कि 2019 में तकरीबन 1 साल के लिए हमारा जो मेंबर है बलूचिस्तान और सिंध के, वो रिटायर हो गए, लेकिन 1 साल तक तकरीबन उनके जगह मेंबर्स तैनात ना, यानी जनवरी 2019 में वो रिटायर हुए और जनवरी 2020 में जाके हम किया। और फिर उसके ऊपर तो रहा ये कि जो हमारे चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी रिटायर हुए और 1 महीना और करीबन 22 दिन के लिए तो बिल्कुल मफलूज हो गया। तो इसके ऊपर ये जो 2 शिक्के हैं आइन की, आर्टिकल 213 जिसको आपने बड़ा राइटली हाईलाइट किया और 215, तो उसमें हमने ये देखा कि वजूहात क्या हुई। वजह ये हुई कि आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन को बैठ के 3 नामों पे इत्तफाक करना है। अगर ये इत्तफाक नहीं होता तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने 3-3 नाम देंगे तो 6 हो जाएंगे, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएंगे जिसकी तादाद 12 होगी, और उसमें आधे हुकूमत के होंगे, आधे अपोजिशन के होंगे, और उनमें से तकरीबन 1/3 जो है वो सेनेटर्स होंगे। तो उनके पास तो हुआ ये कि दोनों प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन एग्री नहीं हुए, तो 6 नाम उनको चले गए पार्लियामेंट्री कमेटी को, वो भी नहीं एग्री हुए, 6 के 6 वाले। तो उसके बाद डेडलॉक हो गया, और वो तो मैंने ये तजवीज़ दी कि जी अगर ये डेडलॉक हो जाए तो हमारे पास ऑप्शन हैं 2। एक तो ये कि ये 6 नाम कोर्ट्स को भेजे जाएं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे कि कोई एक किसी को पिक कर दे। उसमें फिर हमारी जो सेनेट की कमेटी है उसमें डिस्कशन हुई, और उन्होंने कहा जी कि हमारे मसाइल अदालतों में नहीं जाएं तो अच्छा है, पार्लियामेंट खुद ही फैसला करे। तो फिर सबका मुतफिका हमारा जो सब एग्री किए इस सजेशन के साथ कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली जो कि रियासती सर, क्या जो अपोजिशन की जमातें हैं या हुकूमत उनकी तरफ से इस बिल को सपोर्ट है, या ये सिर्फ सेनेट के जो मेंबरान थे उनका ख्याल है कि इस तरह की तब्दीली कर लेनी चाहिए कानून के अंदर? देखिए, ये मेरे ख्याल में अभी तो सेनेट की तरफ से है। ये मैंने अपने तौर पे बिल पेश किया, उसके ऊपर हाउस में गया, फिर कमेटी में गया, कमेटी ने ओके किया, अभी ये नेशनल असेंबली में भी जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए ये ठीक, ये बड़ा ज़रूरी था कि ये किया जाए। और दूसरा, आप ये सोचें कि हमारे मुल्क में ना जो सदर का ओहदा है, जो गवर्नर्स के ओहदे हैं,
जो स्पीकर है, जो चेयरमैन सेनेट है, ये रियासती ओहदे हैं और इनको अबव देयर पार्टी लाइंस बैठ के फैसला करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली माजी में हम देखते हैं कि हमारे लोग अलाइन हो जाते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। नंबर 2 जो मैंने 215 की अमेंडमेंट मूव की, वो ये कहा कि जी हमें एक रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि इसका प्रोसेस 3 महीने पहले शुरू हो जाए वेकेंट होने से पोस्ट, और पोस्ट की वेकेशन से पहले उसके लिए जो मेंबर है वो मुंतखब हो जाए। ये आईनी कदगन होनी चाहिए ताकि एक दिन के लिए भी आपका वैक्यूम ना रहे। जैसे सेनेट का इलेक्शन अगर फरवरी में होता है तो 11 मार्च की आखिरी तारीख है जिस दिन ये ओथ लेंगे, उस दिन और एक दिन भी सेनेट का कोरम कम नहीं होगा। तो यही मैंने ये रिकमेंड किया और उसको भी यूनानिमसली सब ने कहा कि ये 3 महीने पहले प्रोसेस शुरू हो। आप वही बात है कि ये तो कमेटी ने इसको यूनानिमसली अप्रोच किया ना, बट जब तक जो जमातें हैं सियासी वो इस पे इत्तफाक नहीं करेंगी तो बिल का पास होना बहुत मुश्किल है। और इसी हवाले से आपने ये भी जिक्र किया कि स्पीकर जो है वो रियासती इदारा है, पर हमने माजी में देखा आपकी भी जब हुकूमत थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत है, तो जो स्पीकर का मनसब है उस पर ये इल्ज़ाम बार बार लगता है कि वो अपनी जमात को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं असेंबली चलाते वक्त। तो क्या ऑपोजिशन की जमातें इस प्रपोजल के ऊपर वो मानेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अभी इनिशिएट सेनेट से हुआ है और ये एक लीगल प्रोसेस है जिसकी इनिशिएशन हुई है, और इसने ये स्टेप क्लियर किया है कि कमेटी ने ओके किया, अभी सेनेट के हाउस में जाएगा, हाउस में फिर बात होगी, वहाँ से ये आगे जाएगा, फिर नेशनल असेंबली में जाएगा, फिर नेशनल असेंबली की आगे उनकी जो कमेटी है उसके पास जाएगा, फिर जाके ये कानून बनेगा ना। तो अभी इसके अंदर बहुत से प्रोसेसेस हैं जो होने हैं। अभी तो ये एक इनिशिएटिव हुआ। दूसरा जो बात आपकी है ना, देखिए हमें तो आइन की प्रोविजंस पे जाना है। हमें तो ये कहना है कि एक बंदा जो प्रेसिडेंट मुल्क का बनता है तो वो पूरे मुल्क का एक रियासत का सरबराह है और वो हुकूमत की साइड लेगा ना अपोजिशन की साइड लेगा। इसी तरह गवर्नर्स को ऐसे चाहिए, स्पीकर को भी अनबायस्ड और एब्सोल्युटली जो टोटल न्यूट्रल हो, और इसी तरह चेयरमैन सेनेट को। तो अगर उसके अंदर कोई गलती करता है तो वो अनफॉर्चुनेट है, बट हमें इस पे बिना करके अपने कवानीन नहीं बनाने चाहिए कि ये ज़रूर इनकी गलती होगी या मैलाफाइडी होगी और ये करेंगे। कवानीन तो बनते हैं बेस्ड ऑन एब्सोल्युटली फेयर नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक दफ़े फिर बात करेंगे LNG की। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है इस इशू के ऊपर जो बहस है और इल्ज़ामात हैं दोनों तरफ से वो लग रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम एक दफ़े फिर जिक्र करेंगे मुल्क के अंदर जो जारी गैस का बहरान है और इसी हवाले से जो LNG के ऊपर अब बात हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उसी तरह गैस की कमी का जो इशू है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है। साथ में जो एक कनेक्टेड इशू है वो ये है LNG की दस्तयाबी का, और हुकूमत के ऊपर जो बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने क्योंकि वक्त पे प्रोक्योर नहीं की इसलिए वो बहुत भारी कीमत में LNG ख़रीदनी पड़ रही है। जनवरी 2021 के लिए LNG की जो फराहमी है वो मुमकिन ना हो सकी और इसीलिए हुकूमत को कहा जा रहा है कि उन्होंने फर्नेस ऑयल से महंगी जो बिजली है वो शायद उनको बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो ये भी कह रही हैं कि फरवरी 2021 के लिए हुकूमत को 21% से लेकर 24% तक के करीब महंगी LNG जो है उसकी बिड्स मौसूल हुई हैं, और अगर ये एक्सेप्ट कर ली गई तो फिर 5 अरब रुपए का जो नुकसान है वो गालबन हुकूमत को हो सकता है। और अगर बिड्स ना मंजूर की गई, महंगी LNG ना ख़रीदी गई तो गैस का बहरान जो है वो और ज़्यादा हो सकता है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार हबीब खान साहब, ये एक एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। जी अम्मार साहब, एक दफ़े फिर बिड्स की बात हो रही है कि देर से बिड दी गई फेब्रुअरी की, और उसकी भी अब जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, और वंस अगेन वी टॉकिंग अबाउट ह्यूज लॉस फॉर द गवर्नमेंट, और हुकूमत के लिए नुकसान क्या होगा, वो बेसिकली कंज्यूमर्स को ज़्यादा महंगी कीमत देनी पड़ेगी।
जी बिल्कुल आरफा, आजकल बेसिकली हो ये रहा है कि जैसा कि सर्दियों के दौरान विंटर के जो महीने होते हैं उनमें गैस की कीमतें जनरली भी बढ़ जाती हैं। इस दफ़ा हुआ ये है, इस साल ये हो रहा है कि दुनिया में सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, स्पेशली जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियाई ममालिक जो हैं, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैस की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से एलएनजी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जैसे अगर अभी हम देखें तो तकरीबन $11 पर MMBTU का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल रहा है, जो कि आज से सिर्फ 15 या 20 दिन पहले जो है वो $7 या $7.5 के आसपास था। तो एकदम से जो है प्राइजेस शूट करी हैं। इसमें जो है मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये कीमतें इतनी शूट कर जाएंगी। तो उसमें दो वजहें हैं, एक ये कि सर्दी ज़्यादा हो रही है एशियाई ममालिक में, दूसरी वजह ये है कि कुछ एलएनजी की सप्लाईज जो हैं दुनिया भर में वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, अभी वहाँ से एलएनजी सप्लाई नहीं हो रही। यस, ये चीज़ जो अब्बास है साहब, माफ़ करिएगा, यहाँ आपकी एक बात काट रही हूँ ज़रा, बिकॉज आज नदीम बाबर साहब ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वहाँ ये आर्ग्यूमेंट दी, मंतक पेश की कि हर जो एक कंसाइनमेंट आता है उसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए, आपको पूरे साल की एवरेज प्राइसेस देखनी चाहिए। और फिर ऑब्वियसली जो उन्होंने एवरेज प्राइसेस कोट की वो इतनी महंगी नहीं थी जितनी जो हर एक कंसाइनमेंट की होती है। क्या उनकी ये जो बात है या मंतक है ये आपको अपील करती है? वाज ही सॉर्ट ऑफ ये एक रैशनल आर्ग्यूमेंट है? नहीं जी, ये बिल्कुल एक रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि गर्मियों में आपको याद कोरोना का पीरियड था, उसमें तेल की कीमतें तो $10 से भी नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से एलएनजी की भी कीमत नीचे आ गई थी। अगर उस पीरियड को अगर आप एवरेज करके बताएंगे कि जी इतना कम था और हमारा ओवरऑल साल का एवरेज लो है, तो ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, ये सही बात नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है कि सालाना उस पर हमें लेना चाहिए, मगर अभी स्पिन कुछ जो है ये लोग इस तरह कर रहे हैं कि जी इन टर्म्स ऑफ डॉलर देख रहे हैं, जबकि जो आइडियल जो इसका मेट्रिक है वो इन टर्म्स ऑफ स्लोप देखना चाहिए, यानी कि क्रूड ऑयल की या जो खाम तेल की जो कीमत है उसके हिसाब से क्या परसेंटेज बनती है, क्योंकि एलएनजी की जो कीमत होती है ये खाम तेल के हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे होती है। तो अगर आपसे उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दें इस साल और अगर अगले साल इनको परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा फायदा होगा तो बिल्कुल ही मेट्रिक चेंज कर देंगे। आइडियल इसका ये होना चाहिए कि हम जो है बेसिकली अभी ही उस आर्ग्यूमेंट में पड़े हैं कि जी स्पॉट ज़्यादा बेहतर है या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बेहतर है। देखिए, एक प्रोक्योरमेंट आइडियल प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब गैस की कीमत महंगी हो तो आप लॉन्ग टर्म पे चले जाएं, जब वो सस्ती हो तो आप स्पॉट पे चले जाएं। ये बात करना कि जी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से सस्ती गैस हमने उठाई थी एक ज़माने में या अब महंगी हो गई है तो सर्दियों में महंगी हो जाती है, ये सरासर मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, इस बात की कोई मंतक बनती नहीं है। अच्छा सर, और ये जो वो कहा जाता है कि ज़्यादातर जो हमारी प्रोक्योरमेंट है वो तो वैसे ही लॉन्ग टर्म सप्लाईज के थ्रू होती है, तो ये बहुत कम स्पॉट बाइंग होती है, तो इसलिए ये भी कहा जाता है या हुकूमत की तरफ से आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि अगर ये ज़रा ज़्यादा महंगे भी हो गए तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, देखें, इसमें फिर एक व्यू की बात होती है कि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है या हफ्ते हफ्ते महीने के हिसाब से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि जी गैस की डिमांड आज नहीं अगले 5 साल, अगले 10, अगले 20 साल तक डिमांड है, तो आप अपने लिए सप्लाई सिक्योर करेंगे। आपको पता है कि जी गैस की कमी यहाँ पे है, खसारा है, उसको मीट करना होगा और आगे में गैस चाहिए होगी, तो बेहतर यही है कि आप अपनी गैस सिक्योर करें। वरना यही होगा हर महीने आप मार्केट में जाएंगे, लोगों को पता होगा, जैसे पिछली मरतबा भी मैंने यही बोला था कि मार्केट को पता होता है कि जी पाकिस्तान मार्केट में आएगा, इनको गैस चाहिए, इनको जितनी ज़्यादा कीमत दे सकते हो आप दे दो। तो ये होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अपने सिक्योर कर लेंगे तो आपको इस मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा और मार्केट से लोगों से एक्सप्लॉइट नहीं होंगे आप। ये बेसिकली असल चीज़ें समझने वाली कि आपको पता है कि जी आगे जाके एक शॉर्टेज है। बेहतर ये है कि आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे स्लोली एंड स्टेडली शिफ्ट हो जाएं। यस, थोड़ा बहुत स्पॉट का कंपोनेंट रहेगा, मगर वही वाली बात है, जब मार्केट में स्पॉट पे सस्ता मिल रहा हो सस्ता ले ले, लॉन्ग टर्म लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। सो आई थिंक ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है, एक मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से ड्यू टू पॉलिटिसाइजेशन उसको बहुत ही ज्यादा सियासी मोड़ दे दिया है, ये लोग नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।